क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आज वृद्ध पुरुषों के बीच सबसे चुपचाप खोजे जाने वाले प्रश्नों में से एक कोलेस्ट्रॉल या गठिया के बारे में नहीं, बल्कि लिंग के आकार के बारे में है। यह सत्य है मेरे मित्रों, और चौंकाने वाली बात यह है कि पुरुषों को ऑनलाइन मिलने वाली अधिकांश सलाह न केवल भ्रामक होती है, बल्कि वास्तव में खतरनाक भी हो सकती है। मेरा नाम डॉ. आत्मप्रकाश शर्मा है। मैं एक बोर्ड प्रमाणित मूत्र रोग विशेषज्ञ हूं और मुझे 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को उनके स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करने का 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। अपने पूरे करियर में मैंने देखा है कि उम्र बढ़ना न केवल शरीर को, बल्कि एक पुरुष अपने बारे में कैसा महसूस करता है, इसे भी कैसे प्रभावित कर सकता है। और हाँ, इसमें आकार से संबंधित चिंताएं भी शामिल है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर हमारे समाज में खुलकर बात नहीं होती, परंतु इसकी गूंज कई अंतर्मनों में सुनाई देती है। यहाँ वह बात है जो अधिकांश लोग महसूस नहीं करते। बहुत से पुरुष जो अपने आकार के बारे में चिंता करते हैं, वे पहले से ही सामान्य सीमा के भीतर होते हैं। परंतु विज्ञान ने अब कुछ उल्लेखनीय पुष्टि की है। शल्य चिकित्सा के बिना भी यदि आप जानते हैं कि कहाँ देखना है, तो लंबाई बढ़ाने के सुरक्षित शुद्ध तरीके हैं। आज की इस चर्चा में आप नैदानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित 4 विधियों, चिकित्सा की आश्चर्यजनक भूमिका और किन शल्य चिकित्सा विकल्पों पर आपको सावधानी से विचार करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि समाप्त करने से पहले मैं वह एक दृष्टिकोण साझा करूंगा जिससे मेरे रोगियों ने सबसे अधिक सफलता देखी है। कोई छुरी नहीं, कोई नौटंकी नहीं, सिर्फ परिणाम। यह ज्ञान का प्रकाश है जो भ्रम के अंधकार को दूर कर सकता है। अंतर्मन की गूंज, आकार की चिंता का भावनात्मक बोध। इससे पहले कि हम इस विज्ञान में गोता लगाए कि वास्तव में क्या काम करता है, हमें एक गहरे सत्य से शुरुआत करने की आवश्यकता है। वह हिस्सा जिसे अधिकांश पुरुष कभी दौड़ से नहीं कहते, परंतु चुपचाप हर दिन अपने साथ लिए फिरते हैं। क्योंकि जब तक हम प्रश्न के पीछे के भावनात्मक भार को नहीं समझते, हम उत्तर की शक्ति की पूरी तरह से सराहना नहीं कर सकते। आइए ईमानदारी से कुछ ऐसी बात करें जिसे अधिकांश पुरुष कभी दौड़ से नहीं कहते, खासकर जब वे बड़े हो जाते हैं। सत्य यह है, लिंग के आकार के बारे में चिंता उम्र के साथ बस गायब नहीं हो जाती। वास्तव में 60 वर्ष से अधिक आयु के कई पुरुषों के लिए उस चिंता का भावनात्मक भार अक्सर हल्का होने के बजाय भारी हो जाता है। यह अब सिर्फ दिखावे के बारे में नहीं है। यह आत्मविश्वास, पहचान, पुरुषत्व और एक साथी के साथ शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से संबंध खोने के डर जैसे गहरे मुद्दों से जुड़ा है। यह उनके आत्ममूल्य की भावना को प्रभावित कर सकता है, भले ही वे तर्कसंगत रूप से जानते हों कि आकार ही सब कुछ नहीं है। और फिर भी उम्र बढ़ने के आसपास अब हमारे पास होने वाली सभी चिकित्सा बातचीत के बावजूद यह एक विषय अभी भी चुप्पी में दबा हुआ है। वह चुप्पी ही कारण है कि हम आज यहाँ हैं। मैं यहाँ नौटंकी या खोखले वादे करने के लिए नहीं हूँ। आप मुझे चमत्कारी क्रीम, संदिग्ध गोलियों या जोखिम भरे शॉर्टकट के बारे में बात करते हुए नहीं सुनेंगे। इसके बजाय मैं आपको वह देना चाहता हूं जो चिकित्सा अनुसंधान में स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया गया है, विज्ञान में निहित वास्तविक समाधान। ये वे विधियां हैं जिनका मूत्र रोग विशेषज्ञों ने अध्ययन किया है और सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किया है। ये वे दृष्टिकोण हैं जिन्होंने परिणाम लाए हैं, खासकर 60 वर्ष से अधिक आयु के उन पुरुषों के लिए जो चुपचाप असुरक्षाओं और सुलगते सवालों से जूझ रहे हैं। आकार का यथार्थ, सामान्यता की वैज्ञानिक परिभाषा। चलिए सबसे महत्वपूर्ण सत्य से शुरू करते हैं। अधिकांश पुरुष जो अपने आकार के बारे में चिंता करते हैं, वे वास्तव में छोटे नहीं होते हैं। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, परंतु आंकड़े एक स्पष्ट कहानी बताते हैं। विषमलैंगिक पुरुषों के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक में, जिसमें 50,000 से अधिक प्रतिभागी थे, आधे से अधिक पुरुषों ने कहा कि वे अपने लिंग के आकार से नाखुश थे। परंतु जब उनकी महिला भागीदारों से पूछा गया तो 85% ने कहा कि वे पूरी तरह से संतुष्ट थीं। यह विसंगति चौंकाने वाली है और यह कुछ महत्वपूर्ण खुलासा करती है। मुद्दा हमेशा शरीर रचना के बारे में नहीं होता, यह धारणा के बारे में होता है। वास्तव में दुनिया भर में नैदानिक मापों के आधार पर औसत उत्तेजित लिंग की लंबाई लगभग 5.2 इंच या 13.2 सेंटीमीटर होती है।
2.9 इंच या 7.5 सेंटीमीटर से ऊपर कुछ भी चिकित्सकीय रूप से सामान्य माना जाता है, और पुरुषों का केवल एक बहुत छोटा प्रतिशत लगभग 0.14% उस रेखा से नीचे आता है, एक ऐसी स्थिति जिसे माइक्रोपेनिस के रूप में जाना जाता है। तो इतने सारे पुरुष अभी भी अपर्याप्त क्यों महसूस करते हैं? छोटे लिंग की चिंता नामक किसी चीज के कारण। यह शरीर डिस्मोर्फिया का एक मान्यता प्राप्त रूप है जो मापने में कमी के बारे में एक जुनूनी चिंता है, और कुछ पुरुषों के लिए यह दैनिक संकट का स्रोत बन जाता है। वे अवास्तविक छवियों से अपनी तुलना कर सकते हैं, सांस्कृतिक अपेक्षाओं को आत्मसात कर सकते हैं और चुपचाप आश्चर्य करते हैं कि क्या वे किसी तरह से कम पुरुष है। यह चिंता जीवन के हर कोने में फैल सकती है, रिश्ते, अंतरंगता, आत्मसम्मान, यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य भी। परंतु यहां उत्साहजनक बात है, भले ही आपका आकार तकनीकी रूप से सामान्य हो, विज्ञान ने दिखाया है कि लंबाई बढ़ाने के सुरक्षित, क्रमिक और सिद्ध तरीके हैं। ये विधियां आपको रात भर में नहीं बदल देंगी और उन्हें धैर्य की आवश्यकता होती है, परंतु वे काम करती है। और वृद्ध पुरुषों के लिए वे न केवल शारीरिक परिणाम बल्कि भावनात्मक आश्वासन और रिन्यूअल आत्मविश्वास भी प्रदान कर सकते हैं। तो यहीं हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित खंडों में मैं आपको 4 गैर-शल्य चिकित्सा साक्ष्य आधारित तकनीकों के बारे में बताऊंगा जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, साथ ही 3 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं जो मौजूद है परंतु जो बहुत वास्तविक जोखिमों के साथ आती है। आप स्पष्टता के हकदार हैं, आप सत्य पर आधारित विकल्पों के हकदार हैं, और सबसे बढ़कर आप किसी भी उम्र में अपने शरीर में अच्छा महसूस करने के हकदार हैं। बिन शल्य चिकित्सा के मार्ग, धैर्य और विज्ञान का संगम। अब चलिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी के साथ शुरू करते हैं। 4 गैर-शल्य चिकित्सा तकनीकें जिनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है, नैदानिक रूप से प्रलेखित किया गया है और पुरुषों को सुरक्षित रूप से लंबाई बढ़ाने में मदद करने के लिए सिद्ध किया गया है, खासकर बाद के जीवन में। 1 मनोचिकित्सीय परामर्श, आत्मस्वीकृति की ओर पहला कदम। यदि वृद्ध पुरुषों के साथ दशकों तक काम करने के बाद मैंने एक बात सीखी है तो वह यह है, मन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर। और जब आकार से संबंधित चिंताओं की बात आती है तो अक्सर मन ही सबसे भारी बोझ उठाता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, हालांकि अक्सर अनदेखा किया जाता है, न केवल पहला कदम है, यह अक्सर सबसे परिवर्तनकारी होता है। मैं अपने साथ 70 यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों के सामने बैठा हूं जिन्होंने वर्षों तक अपने शरीर से शर्मिंदा महसूस किया है, इसलिए नहीं कि किसी डॉक्टर ने उन्हें बताया, नहीं किसी वास्तविक माप के कारण, बल्कि एक शांत, सुलगती हुई धारणा के कारण कि वे बस माप तक नहीं पहुंचते। वह धारणा अनियंत्रित आत्मविश्वास को कम करना शुरू कर देती है। यह अंतरंगता में रिश्ती है। यह शांत शंकाओं को पूर्ण शर्म में बदल देती है, और कभी कभी यह एक निरंतर मानसिक पाश बन जाता है, खासकर सेवानिवृत्ति के बाद जब पुरुषों के पास अपने विचारों के साथ अकेले अधिक समय होता है। श्रीमान अशोक वर्मा, एक सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक, ने मुझसे साझा किया कि कैसे यह चिंता उनके सामाजिक जीवन और आत्ममूल्य की भावना को चुपचाप खा रही थी। परंतु यहाँ अविश्वसनीय बात है, जब इन्हीं पुरुषों को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेशेवर परामर्श के माध्यम से निर्देशित किया जाता है जो पुरुष पहचान और आत्मधारणा के भावनात्मक भार को समेटता है, तो वे अक्सर एक ऐसा बदलाव अनुभव करते हैं जो कोई उपकरण या सर्जरी कभी नहीं दे सकती। वे सत्य को भय से अलग करना शुरू करते हैं। वे सीखते हैं कि उनका मूल्य एक शासक पर एक संख्या से बंधा नहीं है, और वे तुलना, कल्पना या शर्म से परिभाषित पुरुषत्व के एक संस्करण का पीछा करना बंद कर देते हैं। इसके पीछे वास्तविक विज्ञान है। अध्ययनों से पता चला है कि जो पुरुष लिंग के आकार से संबंधित चिंताओं के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से गुजरते हैं, वे अक्सर शारीरिक वृद्धि के विचार को पूरी तरह से त्याग देते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने हार मान ली है, बल्कि इसलिए कि वे अंततः अपने शरीर के साथ शांति पाते हैं। उनकी चिंता फीकी पड़ जाती है, उनके रिश्ते सुधरते हैं, वे अपने भागीदारों और स्वयं के साथ उन तरीकों से फिर से जुड़ना शुरू करते हैं जो लंबे समय से मूक असुरक्षा से घिरे हुए थे। और मैं ईमानदार रहूंगा, मैंने कुछ ईमानदार चिकित्सा सत्रों से महीनों के यांत्रिक खिंचाव या जोखिम भरी प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक स्थायी संतुष्टि देखी है।
क्योंकि जब हृदय शांत होता है तो मन असंभव आदर्शों का पीछा करना बंद कर देता है। मैं समझता हूं कि आप में से कुछ के लिए चिकित्सा का विचार अपरिचित या असहज भी लग सकता है। हम में से कई लोगों को दर्द से गुजरना सिखाया गया, न कि इसके बारे में बात करना, परंतु अपने मानसिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने में कुछ भी कमजोर नहीं है। वास्तव में अपने डर का सामना करने में ताकत है और यह समझने में ज्ञान है कि समस्या शायद आपका आकार नहीं बल्कि वह कहानी है जो आप वर्षों से खुद को बता रहे हैं। यदि आप इसे देख रहे हैं और चुपचाप सिर हिला रहे हैं यह सोचकर कि यह मेरे जैसा लगता है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहां से शुरू करें। एक ऐसे परामर्शदाता को खोजें जो पुरुषों के स्वास्थ्य या यौन कल्याण में विशेषज्ञता रखता हो। ईमानदारी से बोले, उस भार को खोले जिसे आपने उठाया है, क्योंकि जिस क्षण आप इससे भागना बंद कर देते हैं वह अक्सर वह क्षण होता है जब आप स्वतंत्र महसूस करना शुरू करते हैं। यह आत्मान्वेषण की यात्रा है जो आपको शारीरिक माप से कहीं अधिक मूल्यवान चीज की ओर ले जा सकती है। अब उन लोगों के लिए जो अभी भी शारीरिक सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि चलिए इसका सामना करते हैं। कुछ पुरुषों के लिए वह इच्छा बनी रहती है। हम एकमात्र उपकरण का पता लगाने जा रहे हैं जिसे नैदानिक विज्ञान ने समय के साथ लिंग को वास्तव में लंबा करने के लिए दिखाया है। और यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि यदि अनुशासन और धैर्य के साथ उपयोग किया जाए तो यह कितना प्रभावी हो सकता है। 2 लिंग कर्षण उपकरण, विज्ञान समर्थित एकमात्र कारगर यंत्र। वृद्ध पुरुषों द्वारा मुझसे पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों में से सबसे आम यह है, डॉक्टर साहब, क्या ऐसा कुछ है जो मैं वास्तव में बिना सर्जरी के अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए कर सकता हूं? और ईमानदार जवाब है हाँ, परंतु इसके लिए धैर्य, प्रतिबद्धता और सही उपकरण की आवश्यकता होती है। वह उपकरण एक लिंग कर्षण उपकरण, पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस है। और ऑनलाइन या विज्ञापनों में आपको मिलने वाले इतने सारे उत्पादों के विपरीत यह वास्तविक विज्ञान द्वारा समर्थित है। मुझे एक मरीज याद है, श्री हरीश मेहता, जो अपने 70 के दशक की शुरुआत में थे। वह एक सेवानिवृत्त इंजीनियर थे, व्यावहारिक, तार्किक, बकवास नहीं। वह मेरे पास इसलिए नहीं आए क्योंकि वह हताश थे, बल्कि इसलिए कि वह जिज्ञासु थे। उन्होंने कहा, अगर कुछ वास्तव में काम करता है तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, परंतु मेरे पास चालबाजी के लिए समय नहीं है। मैंने उनकी स्पष्टवादिता की सराहना की, इसलिए मैंने उन्हें लिंग कर्षण चिकित्सा के बारे में बताया, जो सहकर्मी समीक्षित अध्ययनों में वास्तविक मापने योग्य परिणाम बनाने के लिए दिखाई गई एकमात्र विधि है। यहां यह कैसे काम करता है। उपकरण समय के साथ लिंग पर एक कोमल, निरंतर खींचने वाला बल लागू करता है। यह सरल वगता है और सिद्धांत रूप में यह है, परंतु यह कोई त्वरित समाधान नहीं है। अधिकांश पुरुष जो परिणाम देखते हैं वे कम से कम 3 से 6 महीने तक हर दिन कई घंटों तक उपकरण का उपयोग करते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है, परंतु ठीक वैसे ही जैसे ब्रेसिस धीरे धीरे दांतों को संरेखित करते हैं। कर्षण चिकित्सा सेलुलर प्रसार, सेल्युलर प्रोलिफरेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से ऊतक विस्तार को प्रोत्साहित करती है। समय के साथ यह शिथिल और खींची हुई दोनों अवस्थाओं में वास्तविक लंबाई की ओर ले जाता है। सबसे उद्धृत अध्ययनों में पुरुषों ने लंबाई में 2 सेंटीमीटर तक की वृद्धि प्राप्त की, जो लगभग 3/4 इंच है। यह बहुत अधिक नहीं लग सकता है, परंतु कई पुरुषों के लिए यह छोटी सी वृद्धि आत्मविश्वास में भारी बढ़ावा देती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह उन कुछ ही तरीकों में से एक है जिसने सर्जरी या अनियमित इंजेक्शन के जोखिम के बिना लगातार परिणाम दिखाए हैं। जो चीज इस पद्धति को वास्तव में प्रभावी बनाती है वह है निरंतरता। आप इसे कभी कभार इस्तेमाल करके चमत्कारों की उम्मीद नहीं कर सकते। यह उन पुरुषों के लिए है जो गंभीर है, जो दैनिक रूप से समय लगाने को तैयार है और जो समझते हैं कि सुधार एक प्रक्रिया है, वादा नहीं। परंतु इनाम सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक भी है। मेरे पास महीनों बाद मरीज वापस आए हैं, न केवल मापने योग्य लाभ के साथ, बल्कि अपने स्वास्थ्य और पहचान पर स्वामित्व की एक नई भावना के साथ। बेशक निर्माता के दिशा निर्देशों का पालन करना, और यदि आपको पेरोनी रोग या स्तंभन दोष जैसी कोई स्थिति है तो मूत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। और जबकि अस्थायी सुन्नता या त्वचा में जलन जैसे हल्के दुष्प्रभाव हो सकते हैं,
जब उपकरण का सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो प्रमुख जटिलताएं दुर्लभ होती है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संरचना, दिनचर्या और अपनी प्रगति पर नियंत्रण रखना पसंद करते हैं, तो यह विधि आपके लिए एक मजबूत विकल्प हो सकती है। और जैसा कि श्री हरीश मेहता ने 6 महीने बाद गर्व भरी मुस्कान के साथ मुझसे कहा, यह कोई जादू नहीं था, परंतु इसने काम किया और मुझे यह जानकर बेहतर महसूस हो रहा है कि मैंने इसके बारे में कुछ किया। 3 वैक्यूम इरेक्शन उपकरण, कार्यक्षमता हेतु उत्तम, लंबाई हेतु नहीं। पंप शब्द में कुछ ऐसा है जो पुरुषों को आशा देता है। मेरे पास कई वृद्ध मरीज अपने कार्यालय में एक वैक्यूम इरेक्शन उपकरण वेद पकड़े हुए आए हैं और पूछते हैं, क्या यह मुझे बड़ा बना देगा यदि मैं इसे हर दिन उपयोग करूं? और मैं हमेशा उन्हें ईमानदारी और सम्मान के साथ जवाब देता हूं, क्योंकि उस प्रश्न के पीछे नियंत्रण पुनः प्राप्त करने, फिर से मजबूत महसूस करने और यह विश्वास करने की एक गहरी इच्छा है कि कुछ सरल चीज समय के साथ जो ले लिया गया है उसे बहाल कर सकती है। मुझे यह कहकर शुरू करने दीजिए, वैक्यूम इरेक्शन उपकरण उत्कृष्ट उपकरण है, परंतु लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं। वे जिस चीज में अच्छे हैं वह है रक्त प्रवाह को बहाल करना और पुरुषों को स्तंभन प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद करना, खासकर जब उम्र या मधुमेह या प्रोस्टेट सर्जरी जैसी चिकित्सा स्थितियों ने चीजों को और अधिक कठिन बना दिया हो। उस उद्देश्य के लिए वे शक्तिशाली, सिद्ध और विश्वसनीय है। परंतु यदि आपका लक्ष्य लिंग को लंबा करना है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए वे इसके लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं और अध्ययन बताते हैं कि वे इस तरह का परिणाम नहीं देते हैं। पर भी मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि ये उपकरण कैसे जीवन बदलते हैं, इसलिए नहीं कि वे ईंट बदलते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आत्मविश्वास बहाल करते हैं। मेरे एक मरीजों श्री गोविंद नायर 68 वर्ष के हृदय शल्यक्रिया के बाद वर्षों तक कम आत्मसम्मान से जूझते रहे थे, जिससे उनके स्तंभन कमजोर हो गए थे। उन्हें गोलियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे प्रत्यारोपण के विचार से डरते थे। परंतु एक बार जब उन्होंने वैक्यूम उपकरण का उपयोग करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। न केवल इसने उन्हें एक दृढ़ स्तंभन पुनः प्राप्त करने में मदद की, बल्कि इसने कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज वापस ला दी, उनके पुरुषत्व की भावना। उन्होंने मुझसे कहा, मैं फिर से अपने जैसा महसूस करता हूं। मेरी पत्नी ने यह देखा और अब मैं थोड़ा तनकर चलता हूं। कई वृद्ध पुरुषों के लिए यही वास्तविक जीत है। वेद नकारात्मक दबाव के माध्यम से लिंग में रक्त खींचकर काम करते हैं, जिससे स्तंभन बनाने में मदद मिलती है। अंतरंगता के दौरान दृढ़ता बनाए रखने के लिए आधार पर एक संकुचन वलय लगाया जा सकता है। वे उपयोग में आसान, गैर आक्रामक और सही तरीके से उपयोग किए जाने पर सुरक्षित है। कोई सर्जरी नहीं, कोई दवा नहीं और मामूली चोट या अस्थायी असुविधा के अलावा बहुत कम दुष्प्रभाव। और जबकि वे आपके लिंग को लंबा नहीं करेंगे, एक तरीका है जिससे वे अप्रत्यक्ष रूप से आपके लक्ष्यों का समर्थन कर सकते हैं, लिंग स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करके। वैक्यूम उपकरण का नियमित उपयोग रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है, जो ऊतक शोष को रोक सकता है और स्तंभन ऊतक को प्रतिक्रियाशील रख सकता है। उन पुरुषों के लिए जो कर्षण उपकरणों का भी उपयोग कर रहे हैं या अन्य उपचारों से गुजर रहे हैं, एक वेद संभनी कार्य को बनाए रखकर उन प्रयासों को पूरक कर सकता है। इसलिए यदि आप प्रदर्शन समस्याओं का सामना कर रहे हैं या बस उम्र से संबंधित परिवर्तनों से आगे रहना चाहते हैं, तो एक वैक्यूम उपकरण आपके टूलकिट का एक मूल्यवान हिस्सा हो सकता है। यह लंबाई नहीं जोड़ सकता है, परंतु यह कुछ उतना ही मूल्यवान जोड़ता है, कार्य, आत्मविश्वास और तैयारी। 4 इंजेक्शन से पूर्ण परहेज, जोखिम अत्यधिक, परिणाम अनिश्चित। काश यह हिस्सा कहना न पड़ता, परंतु यह कहना जरूरी है। गौर से और स्पष्ट रूप से, यदि आप ऑनलाइन ब्राउज़ कर रहे हैं, मंचों के माध्यम से स्क्रॉल कर रहे हैं या देर बाद के विज्ञापन देख रहे हैं जो कुछ ही त्वरित इंजेक्शन के साथ आपके लिंग को बड़ा करने का वादा करते हैं, तो मुझे आपसे रुकने और ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि जब पुरुष इन ताकत पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है, और परिणाम अक्सर विनाशकारी होते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और आर्थिक रूप से भी। मुझे एक कहानी साझा करने दीजिए जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे एक मरीजों श्री त्रिभुवन दास एक विदेश के क्लिनिक में परिधि वृद्धि प्रक्रिया से गुजरने के बाद मुझसे मिलने आए।
वह अपने 60 के दशक की शुरुआत में थे, हाल ही में तलाकशुदा थे और कमजोर महसूस कर रहे थे। एक आकर्षक वेबसाइट ने उन्हें आश्वस्त किया था कि कुछ इंजेक्शन उन्हें नए सिरे से शुरू करने, युवा महसूस करने और डेटिंग में अधिक आत्मविश्वासी होने में मदद कर सकते हैं। इसके बजाय उन्हें जो मिला वह था सूजन, निशान और सनसनी का नुकसान। और सबसे बुरी बात, जब उन्होंने मदद के लिए प्रदाता से संपर्क करने की कोशिश की तो फोन का जवाब देने वाला कोई नहीं था। इन इंजेक्शनों में अक्सर सिलिकॉन, कोलेजन, वसा या अन्य फिलर्स जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। कुछ को चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित, यहां तक कि प्राकृतिक के रूप में विपणन किया जाता है। परंतु यहां सच्चाई है, इनमें से कोई भी इंजेक्शन प्रक्रिया लिंग वृद्धि के लिए FDA द्वारा अनुमोदित नहीं है और इनमें से कोई भी उत्तरी अमेरिका की यौन चिकित्सा सोसाइटी या किसी भी प्रतिष्ठित मूत्र संबंधी संघ द्वारा अनुशंसित नहीं है। वास्तव में नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि इनमें से कई पदार्थ समय के साथ स्थानांतरित हो सकते हैं, दर्दनाक गांठें पैदा कर सकते हैं, शाफ्ट को विकृत कर सकते हैं या पुराने संक्रमण का कारण बन सकते हैं। कुछ जटिलताएं वर्षों बाद तक दिखाई नहीं देती है और तब तक नुकसान अपरिवर्तनीय हो सकता है। आत्मविश्वास की तलाश में कुछ करना और अंततः प्रदर्शन करने में पूरी तरह असमर्थ होना, यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे मैंने एक से अधिक बार देखा है। मैं इन इंजेक्शनों के आकर्षण को जानता हूं। मैं जानता हूं कि उन्हें त्वरित, सरल और विचारशील के रूप में विपणन किया जाता है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने दशकों तक चुपचाप अपने आकार के बारे में चिंता की है, यह चमत्कारी उत्तर जैसा लग सकता है। परंतु मैं आपसे आग्रह करता हूं, अल्पकालिक आशा के लिए अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य को जोखिम में न डालें। जब कुछ इतना नाजुक और इतना व्यक्तिगत हो तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप एक पिछले दरवाजे के वादे या एक अप्रमाणित उपचार से बेहतर के हकदार हैं। और यदि आपने पहले ही इंजेक्शन लगवा लिए हैं तो घबराएं नहीं, परंतु जांच अवश्य करवाएं। एक बोर्ड प्रमाणित मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ परामर्श किसी भी जटिलता का आकलन करने और अगले चरणों पर आपका मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। तो यह हमें कहाँ छोड़ता है? हमने अब गैरशल्य चिकित्सा विधियों, चिकित्सा कर्षण उपकरण, वैक्यूम पंप और इंजेक्शन के खिलाफ गंभीर चेतावनी का पता लगाया है। ये वे मार्ग हैं जो बिना छुरी के संभावना प्रदान करते हैं। परंतु उन लोगों के लिए जो अभी भी शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप के बारे में उत्सुक है, शायद इसलिए कि उन्होंने अन्य सभी विकल्पों को समाप्त कर दिया है या अद्वितीय परिस्थितियों से निपट रहे हैं, विचार करने के लिए और भी बहुत कुछ है। आगे जो आता है वह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगले खंड में हम शल्य चिकित्सा विकल्पों, अच्छे, बुरे और सर्वथा खतरनाक में गोता लगाएंगे। शल्य चिकित्सा के विकल्प, सावधानी और यथार्थपरक दृष्टिकोण। एक सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज, अल्प लाभ, जोखिम विशाल। हर बार जब कोई मरीज लिंग का आकार बढ़ाने के विकल्प के रूप में सर्जरी का उल्लेख करता है तो मैं जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुक जाता हूं। इसलिए नहीं कि कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह उन सबसे भावनात्मक रूप से आवेशित निर्णयों में से एक है जो एक पुरुष कर सकता है। जीवन के इस पड़ाव पर 60 के बाद दशकों तक जीने, काम करने, परिवार पालने और रिश्तों के उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद अपने शरीर में अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने की चाहत सतही नहीं है। यह मानवीय है, यह व्यक्तिगत है और यह पूर्ण सत्य का हकदार है, न कि विपणन प्रचार का। सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज को अक्सर अतिरिक्त लंबाई चाहने वाले पुरुषों के लिए पसंदीदा शल्य चिकित्सा विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रक्रिया में जघन की हड्डी से लिंग को जोड़ने वाले लिगामेंट को काटना शामिल है, जो आंतरिक शाफ्ट के अधिक हिस्से को बाहर की ओर विस्तारित करने की अनुमति देता है। कागज पर यह तार्किक लगता है। रस्सी को मुक्त करें, अधिक लंबाई प्राप्त करें। और हाँ, कुछ मामलों में यह शिथिल लंबाई में एक दृश्य वृद्धि का परिणाम दे सकता है। परंतु जो वे आपको नहीं बताते वह यह है कि यह लाभ एक कीमत पर आता है। सच्चाई यह है कि यह प्रक्रिया उत्तेजित लंबाई में वृद्धि नहीं करती है। यह मेरे द्वारा देखी जाने वाली सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अतिरिक्त लंबाई केवल तब होती है जब लिंग नरम होता है, और वह भी लाभ मामूली होता है, अक्सर 1 इंच से भी कम। कुछ पुरुषों के लिए यह पर्याप्त हो सकता है, परंतु कई अन्य लोगों के लिए परिणाम निराशा की ओर ले जाता है, संतुष्टि की नहीं।
इससे भी महत्वपूर्ण बात, सस्पेंसरी लिगामेंट को काटने से स्तंभन के कोण और स्थिरता पर असर पड़ सकता है। जघन की हड्डी से उस लंगर के बिना लिंग उत्तेजना के दौरान ऊपर की ओर इशारा नहीं कर सकता है। इसके बजाय यह नीचे की ओर गिर सकता है या कम समर्थित महसूस हो सकता है, जिससे अंतरंगता अधिक अजीब और कम आनंददायक हो जाती है। यह एक ऐसा विवरण है जिसका शायद ही कभी विज्ञापन किया जाता है, परंतु यह एक वास्तविक और आम परिणाम है। मैंने चीरा स्थल पर निशान ऊतक बनने जैसी जटिलताएं भी देखी है, जो वास्तव में समय के साथ लिंग को छोना कर सकती है या इसकी उपस्थिति को विकृत कर सकती है। कुछ मामलों में रोगियों को सर्जरी के बाद महीनों तक कर्षण उपकरण पहनने की सलाह दी जाती है ताकि रिट्रैक्शन को रोका जा सके, परंतु कई को यह पहले कभी नहीं बताया जाता। मुझे एक मरीज याद है, श्री लक्ष्मीकांत, जो एक निजी क्लिनिक में सर्जरी कराने के बाद मेरे पास आए थे। वह अपने 60 के दशक के अंत में थे, तलाकशुदा थे और अलग थलग महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कम से कम 2 इंच लाभ का वादा किया गया था। इसके बजाय उन्हें आधे इंच से भी कम उत्तेजना के दौरान एक चापलूसी कोण और गहरे अफसोस की भावना मिली। सबसे ज्यादा जो दुख हुआ, उन्होंने कहा, वह खर्च किया गया पैसा या शारीरिक परेशानी नहीं थी, यह भावनात्मक निराशा थी। उन्होंने सोचा कि यह उनके अंदर कुछ ठीक कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप इस मार्ग पर विचार कर रहे हैं तो खुली आंखों से आगे बढ़े। सुनिश्चित करें कि आपका सर्जन बोर्ड प्रमाणित, अनुभवी और परिणामों के बारे में ईमानदार हो, और सबसे बढ़कर सुनिश्चित करें कि आप समझते हैं कि आप वास्तव में क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि छुरी वह ठीक नहीं कर सकती जो भावनात्मक है। 2 ऊतक ग्राफ्ट या फ्लैप प्रायोगिक, अक्सर अप्रभावी। सर्जरी शब्द में कुछ ऐसा है जो आशा और भय दोनों को वहन करता है। कई वृद्ध पुरुषों के लिए जिन्होंने वर्षों तक चुपचाप असुरक्षाओं से संघर्ष किया है, एक अधिक उन्नत शल्य प्रक्रिया का विचार, कुछ ऐसा जो ग्राफ्ट या फ्लैप के माध्यम से नाटकीय परिणाम का वादा करता है, एक अंतिम उपाय जैसा महसूस हो सकता है, शायद एक चमत्कार भी। परंतु इससे पहले कि आप इन तकनीकों पर अपना भरोसा रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे वास्तव में क्या है, वे क्या वादा करते हैं और वे अक्सर क्या देने में विफल रहते हैं। ऊतक ग्राफ्ट या फ्लैप प्रक्रियाओं में सामग्री लेना शामिल है, कभी कभी आपके अपने शरीर से, कभी कभी सिंथेटिक, और इसका उपयोग लिंग में थोक या लंबाई जोड़ने के लिए करना। सिद्धांत रूप में यह पुनर्निर्माण जैसा लगता है, जहां प्रकृति ने पर्याप्त प्रदान नहीं किया वहां जोड़ना, कुछ ऐसा जो अधूरा लगता है उसे फिर से आकार देना। परंतु वास्तविकता बहुत कम अनुमानित है। इनमें से अधिकांश प्रक्रियाएं प्रायोगिक मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें मानकीकृत नहीं किया गया है। वे बोर्ड प्रमाणित मूत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से निष्पादित नहीं की जाती है, और उनमें लगातार सफलता दिखाने वाले दीर्घकालिक अध्ययनों का अभाव है। परिणाम एक रोगी से दूसरे रोगी में बेतहाशा भिन्न होते हैं, और दुख की बात है, जटिलताएं भी। कुछ तकनीकें वसा ग्राफ्ट का उपयोग करती है, जहां पेट या जांघों से वसा काटा जाता है और लिंग में इंजेक्ट किया जाता है, जबकि यह परिधि में अस्थायी वृद्धि पैदा कर सकता है। वसा अक्सर महीनों के भीतर शरीर द्वारा पुनः अवशोषित हो जाती है, जिससे असमान बनावट या यहां तक कि दृश्यमान गांठें भी रह जाती है। अन्य विधियां त्वचीय ग्राफ्ट या यहां तक कि पसली उपास्थि का उपयोग करके संरचना और स्थायित्व बनाने की कोशिश करती है, परंतु ये अधिक आक्रामक तकनीकें लंबे समय तक ठीक होने की आवश्यकता होती है। संक्रमण का उच्च जोखिम होता है और कई मामलों में बस उस प्राकृतिक रूप या कार्य को प्राप्त नहीं करती है जिसकी पुरुष उम्मीद कर रहे थे। मुझे एक सज्जन याद है, श्री करमचंद, जो एक अन्य देश में ग्राफ्ट प्रक्रिया से गुजरने के बाद दूसरी राय के लिए मेरे पास आए थे। वह 66 वर्ष के थे, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे, और उन्होंने अपनी अधिकांश बचत सर्जरी पर खर्च कर दी थी, जो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें आत्मविश्वास की एक नई भावना देगा। उसने उन्हें विकृत और पीछे हटने का एहसास कराया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं एक इंच पाने की उम्मीद में गया था। मैं बाहर आया तो लगा जैसे मैंने खुद का एक टुकड़ा खो दिया हो। यह एक ऐसा वाक्य है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। इन सर्जरी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ शारीरिक जोखिम नहीं है, यह अधूरी अपेक्षाओं का भावनात्मक टोन है। ये त्वरित प्रक्रियाएं नहीं है, वे वास्तविक दर्द, लंबी पुनर्प्राप्ति अवधि
और इस भयावह संभावना के साथ आते हैं कि चीजें पहले से भी बदतर दिख सकती है या महसूस हो सकती है। और वृद्ध पुरुषों के लिए पुनर्प्राप्ति धीमी, अधिक जटिल और अधिक अलग थलग करने वाली हो सकती है। तो हाँ, ऊतक ग्राफ्ट और फ्लैप प्रक्रियाएं मौजूद है, परंतु कॉस्मेटिक वृद्धि के लिए मुख्य धारा के चिकित्सा संस्थानों द्वारा उनकी शायद ही कभी सिफारिश की जाती है। जब तक आप किसी नैदानिक परीक्षण का हिस्सा नहीं है या दर्दनाक चोट या कैंसर से संबंधित पुनर्निर्माण जैसी किसी विशिष्ट चिकित्सा स्थिति से निपट नहीं रहे हैं, ये प्रक्रियाएं अक्सर समाधान से अधिक निशान छोड़ती है। 3 नैदानिक परीक्षण, एकमात्र उत्तरदायी शल्य मार्ग। जब शल्य चिकित्सा वृद्धि की बात आती है तो अधिकांश पुरुष 2 चीजें ढूंढ रहे होते हैं, वास्तविक परिणाम और वास्तविक सुरक्षा। परंतु दुखद सत्य यह है कि आज विज्ञापित कई प्रक्रियाएं, विशेष रूप से ऑनलाइन या विदेशों में, सुरक्षित रूप से वितरित कर सकने की तुलना में कहीं अधिक वादा करती है। इसीलिए यदि आप लिंग की लंबाई बढ़ाने के लिए गंभीरता से सर्जरी पर विचार कर रहे हैं, तो केवल एक ही मार्ग है जिसकी मैं स्पष्ट विवेक के साथ सिफारिश कर सकता हूं, एक नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेना। अब मैं जानता हूं कि परीक्षण शब्द डराने वाला लग सकता है। कुछ के लिए यह प्रयोग किए जाने या यह न जानने की छवियां उत्पन्न करता है कि आप किसके लिए साइन अप कर रहे हैं। परंतु वास्तविकता में एक नैदानिक परीक्षण, जब एक प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा चलाया जाता है, तो कुछ ऐसा प्रदान करता है जो अधिकांश निजी वृद्धि क्लिनिक नहीं कर सकते: पारदर्शिता, निरीक्षण और ईमानदार जवाबदेही। एक नैदानिक परीक्षण में सब कुछ एक IRB या संस्थागत समीक्षा बोर्ड द्वारा सर्वेल किया जाता है। यह डॉक्टरों, नैतिकतावादियों और शोधकर्ताओं का एक पैनल है जो यह सुनिश्चित करता है कि नामांकित प्रत्येक रोगी के साथ नैतिक रूप से व्यवहार किया जाए, कि प्रक्रियाएं सुरक्षित हों और किसी भी दुष्प्रभाव या जटिलताओं को विस्तार से ट्रैक और रिपोर्ट किया जाए। आप अज्ञात में नहीं चल रहे हैं, आप एक सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए, उच्च पर्यवेक्षित चिकित्सा वातावरण में कदम रख रहे हैं जहां आपकी भलाई पहले आती है, लाभ नहीं। और जबकि इन परीक्षणों के भीतर विकल्प सीमित हो सकते हैं, लाभ बहुत बड़ा है। आपको अक्सर क्षेत्र के कुछ शीर्ष सर्जनों द्वारा निष्पादित अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुंच मिल रही है, जबकि आप कुछ ऐसा हिस्सा बन रहे हैं जो पुरुषों के स्वास्थ्य के भविष्य को आकार देने में मदद कर सकता है। यह एक परीक्षण विषय होने के बारे में नहीं है, यह चिकित्सा प्रगति का हिस्सा होने के बारे में है। एक मरीज जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा वह थे श्री माधव जोशी, 71 वर्ष के, विधुर और अभी भी शांत गर्व से भरे हुए। उन्हें नौटंकी नहीं चाहिए थी, उन्हें जवाब चाहिए थे। स्वयं शोध करने के बाद उन्होंने जैव इंजीनियर ऊतक मचानों का उपयोग करके एक नई लंबाई तकनीक की खोज करने वाले एक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नैदानिक परीक्षण में दाखिला लिया। प्रक्रिया धीमी थी, स्क्रीनिंग सख्त थी और अपेक्षाएं यथार्थवादी थीं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री माधव जानते थे कि हर कदम का दस्तावेजीकरण, अध्ययन और समीक्षा की जा रही थी, न केवल उनके लिए बल्कि उन अन्य पुरुषों के लिए भी जो भविष्य में लाभान्वित हो सकते हैं। उनके परिणाम नाटकीय नहीं थे, परंतु वे वास्तविक थे। 1 इंच से थोड़ा कम लाभ, कार्यक्षमता का कोई नुकसान नहीं, और जैसा कि उन्होंने कहा, आशा की एक नई भावना। उन्होंने बाद में मुझसे कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं कुछ ईमानदार चीज का हिस्सा था, कि मुझसे झूठ नहीं बोला गया। नैदानिक परीक्षण सफलता की गारंटी नहीं देते हैं, उन्हें खोजना आसान नहीं है और वे परिवर्तन के लिए एक तेज ट्रैक नहीं है। परंतु उन पुरुषों के लिए जो वास्तव में इस मार्ग के प्रति प्रतिबद्ध है, वे आगे बढ़ने का सबसे नैतिक और चिकित्सकीय रूप से ठोस तरीका प्रदान करते हैं। अंतिम चिंतन, संख्याओं से परे, क्या है वास्तविक मूल्य? हमने जो कुछ भी कवर किया है, गैरशल्य चिकित्सा तकनीकें, जोखिम भरी प्रक्रियाएं, वैज्ञानिक अध्ययन, व्यक्तिगत कहानियां, उसके बाद अब समय आ गया है कि हम पीछे हटें और वह प्रश्न पूछें जो वास्तव में मायने रखता है। इतने सारे पुरुष, खासकर बाद के जीवन में, आकार के बारे में इतनी गहराई से क्यों परवाह करते हैं? उत्तर हमेशा यौन संबंध के बारे में नहीं होता। कई लोगों के लिए यह पहचान के बारे में है, यह महसूस करने के बारे में है कि हम अभी भी मायने रखते हैं, कि हम अभी भी मजबूत हैं, अभी भी सक्षम हैं, अभी भी अपने भागीदारों से, स्वयं से
और उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जिसे हमने हमेशा दर्पण में देखा है। जीवन के इस पड़ाव पर फिर से पूर्ण महसूस करने, पर्याप्त महसूस करने की वह इच्छा पहले की तरह ही शक्तिशाली हो सकती है। परंतु मुझे उम्मीद है कि हमने जो कुछ भी खोजा है उससे आपने यह सीखा होगा, आपका मूल्य इंच में नहीं मापा जाता, यह कभी नहीं रहा। और जबकि विज्ञान ने हमें कुछ उपकरण, कुछ रास्ते, परिवर्तन के लिए कुछ सावधानीपूर्वक अध्ययन की गई संभावनाएं प्रदान की है, वे परिवर्तन बहुत कम मायने रखते हैं यदि आप पहले अपने स्वयं के मूल्य में विश्वास नहीं करते हैं। मैंने ऐसे पुरुषों से मुलाकात की है जिन्होंने आधा इंच प्राप्त किया और रूपांतरित महसूस किया, इसलिए नहीं कि आकार ने सारा फर्क डाला, बल्कि इसलिए कि स्वयं के लिए कुछ करने की क्रिया ने उनके नियंत्रण, उद्देश्य और गरिमा की भावना को फिर से जगाया। मैंने ऐसे पुरुषों से भी मुलाकात की है जिन्होंने सर्जरी करवाई केवल बाद में और अधिक टूटा हुआ महसूस करने के लिए, क्योंकि वे वास्तव में जिसका पीछा कर रहे थे वह शारीरिक नहीं था, यह भावनात्मक उपचार था, और कोई छुरी आपको वह नहीं दे सकती। यदि आप इतनी दूर आ गए हैं तो आप स्पष्ट रूप से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो विचारशील, जिज्ञासु और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अकेला ही आपको दुर्लभ संगति में रखता है। अधिकांश लोग इतने शर्मिंदा होते हैं कि वे उन प्रश्नों को भी नहीं पूछते जिनका आपने सामना करने का साहस किया है, और वह साहस कुछ इतना व्यक्तिगत सामना करने की वह इच्छा, स्वीकार किए जाने और सम्मानित होने की हकदार है। तो आप यहां से कहा जाते हैं, स्वयं के साथ ईमानदार होकर शुरू करें। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या यह एक संख्या है या यह फिर से वांछनीय, फिर से आत्मविश्वासी, फिर से जीवित महसूस करना है? यदि यह बाद वाला है, और अधिकांश पुरुषों के लिए यह है, तो मैं आपको उन तरीकों से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो न केवल शारीरिक परिवर्तन बल्कि भावनात्मक शक्ति का भी निर्माण करते हैं। कुछ के लिए इसका मतलब है अंततः किसी से बात करना, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर, एक साथी। दूसरों के लिए इसका मतलब कर्षण चिकित्सा जैसी एक सुरक्षित गैरशल्य चिकित्सा पद्धति के प्रति प्रतिबद्ध होना और समय के साथ इसके साथ सुसंगत रहना हो सकता है। और कुछ के लिए इसका मतलब नैदानिक परीक्षणों की खोज करना हो सकता है, हताशा से नहीं बल्कि खुली आंखों और वास्तविकता पर आधारित अपेक्षाओं के साथ। परंतु आप जो भी चुनें उसे स्वयं के प्रति सम्मान के स्थान से करें, पूर्णता का पीछा न करें, भय में न पड़े, और किसी ऐसे व्यक्ति के जैसे में न आए जो आपको ऐसा महसूस कराए कि जब तक आप खुद को ठीक नहीं कर लेते तब तक आप पर्याप्त नहीं हैं। आप पहले से ही पर्याप्त हैं, और यहां से आप जो कुछ भी करने का चुनाव करते हैं वह बस एक बोनस होना चाहिए, पूर्ण महसूस करने की आवश्यकता नहीं। मेरे वृद्ध रोगियों से मैंने जो सबसे बड़े सबक सीखे हैं उनमें से एक यह है कि जो पुरुष अच्छी तरह से उम्रदराज होते हैं वे नहीं होते जो हर छुरी या हर बदलाव से लड़ते हैं। वे होते हैं जो अनुग्रह, साहस और जो वास्तव में मायने रखता है उसके बारे में स्पष्टता के साथ अनुकूलन करना सीखते हैं। वे अवास्तविक आदर्शों से अपनी तुलना करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वे वास्तविक संबंधों, वास्तविक स्वास्थ्य और वास्तविक उद्देश्य में निवेश करते हैं। और क्या अंत में हम सभी यही नहीं चाहते? न केवल एक बेहतर शरीर बल्कि स्वयं के साथ एक बेहतर संबंध। आपने अपना जीवन दूसरों को देने, उपस्थित रहने, कड़ी मेहनत करने, दर्द से गुजरने में बिताया है। अब समय आ गया है कि आप स्वयं को कुछ वापस दें, चाहे वह आत्मविश्वास हो, आराम हो या स्पष्टता हो। यह आपकी कहानी खामियों, भय और सभी का सम्मान करने और ताकत के स्थान से आगे बढ़ने से शुरू होता है। यहां रहने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद, और उस तरह का आदमी होने के लिए धन्यवाद जो कठिन सवालों से नहीं भागता बल्कि साहस के साथ जवाब ढूंढता है। यदि इस वीडियो ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया या आपको देखा हुआ महसूस करने में मदद की, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे साझा करेंगे, क्योंकि वह अनगिनत अन्य पुरुष है, ठीक आपके जैसे पुरुष, जो अभी भी चुपचाप बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या वे अकेले हैं। वे नहीं हैं, और अब आप भी नहीं हैं।